Watch the video till the end. तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल गैलेक्सी एडुकोर में आपका आज स्वागत है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बताएंगे आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ क्लास 10 टू स्कोर 97% प्लस। 97% प्लस स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है क्लास 10th में, और इसे हम स्कोर कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर क्लास 10 स्मार्टली एंड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। क्लास 10 इस एक साल में हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपना स्कोर पिछली क्लास से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। साथ ही मैं आपको हर एंगल से इस टॉपिक पर टिप्स देने की कोशिश करूँगा। ये टिप्स उस बेसिस पर होंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है और मैं जो दूसरों को शेयर भी करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ जनरल टिप्स। मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ, हम जो है उसे साथ लिखते चलेंगे। तो आइए चलते हैं। पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जनरल टिप्स नंबर 1। तो पहले मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन क्लास 9th एंड क्लास 10th। अगर आप 9th से 10th मूविंग स्टूडेंट हैं तो आपको 9th और 10th में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने अंतर जान लिया तो आपके लिए ये काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 9th में आपको अपनी क्लास में कम्पीट करना होता था, और 10th है CBSE बोर्ड, यानी आपको 10 लाख बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम देना है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों में, जो है कंपटीशन। ये कंपटीशन वर्ड ही क्लास 9th और क्लास 10th में डिफरेंस क्रिएट करता है। आगे मैं बता देता हूँ डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं डिफरेंस इन दोनों में। क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डिफ़िकल्टी सेम ही है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती क्लास 10th, बस थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे रूटीन फिक्स। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। रूटीन आपका होना चाहिए फिक्स। रूटीन से क्या मतलब है? मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं करूँगा। रूटीन का मतलब हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़। आपको कितने बजे से कितने समय तक स्कूल जाना है, उसके बाद कब कोचिंग जाना है, ये आपको अभी से डिसाइड करके रखना होगा। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी कब करनी है, तो ये सब आपको रूटीन अपना फिक्स करके रखना होगा। ये मैं किसी को टिप्स दे नहीं सकता क्योंकि हर आदमी का अपने हिसाब से होता है। तो अगले पॉइंट पर हम आते हैं जो है टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी। तो क्या होता है, हम क्लास में तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोचिंग में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो अलग ही मैटर करती है। तो चाहे आप कितना भी टीचर से पढ़ लें, चाहे आप जितना भी कुछ कर लें, तो सेल्फ स्टडी तो ज़रूर करनी ही होगी। सेल्फ स्टडी के लिए अब मैं टाइम बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको चाहिए 2.5 आवर्स से लेकर 4 आवर्स तक। ध्यान से सुन लीजिए, 2.5 आवर्स से लेकर 4 आवर तक आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी चाहिए रोज़ की। अब ये कैसे होगी ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है टीचर्स के साथ रिलेशन। तो क्या होता है, अगर हम क्लास 10th में हैं तो टीचर से रिलेशन हमारा बहुत मैटर करता है। टीचर से अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो अच्छे क्वेश्चन उनसे पूछ पाएंगे, उनसे उनकी टिप्स ले पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी हमारा इससे फ़ायदा होगा अगर हमारे टीचर से रिलेशन सही रखें। तो स्टार्टिंग से ही जब आपका स्कूल खुले लॉकडाउन के बाद, तो अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, उनसे फ्रैंकली बात करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी बुक्स के ऊपर। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, स्टिक टू वन बुक। अगर आपने बुक्स लेने की सोची है तो लीजिए, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन अगर आपको सेटल्ड रहना है तो आपको एक बुक पर स्टिक रहना होगा। और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है, तो आपको एक बुक पर ही स्टिक रहना होगा। स्टिक टू वन बुक ओनली।
अगर आप एक बुक पे स्टिक रहेंगे और उस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा कंप्लीट करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि सॉल्विंग 5 बुक्स इज़ मच वर्स देन सॉल्विंग 1 बुक इफ़ेक्टिवली। तो बराबर में मैंने लिखा है यहाँ पे NCERT। तो NCERT को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि हमारा 100% सिलेबस NCERT का होता है, हमारा 100% सिलेबस NCERT से आता है, और कभी कभी मैक्सिमम वेटेज इन बुक से ही होता है। तो रिफ्रेशर्स, रेफरेंस बुक, गाइड्स वगैरह के चक्कर में NCERT को कभी भूलिएगा मत। NCERT इज़ द फर्स्ट चॉइस एंड द लास्ट चॉइस। तो आगे हम बढ़ते हैं जनरल टिप्स नंबर 2 पर। जनरल टिप्स नंबर 2 में भी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ दूंगा, तो मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट टिप इज़ अर्ली स्टार्ट। तो आप जानते ही होंगे अब है लॉकडाउन। लॉकडाउन के करीब 40 दिन बीत चुके हैं और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा, लेकिन अगर हमने अर्ली स्टार्ट कर लिया तो हमको हमारी मोमेंटम को कोई रोक नहीं सकता। अर्ली स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने खुद के साथ अपनाई थी। मैंने अपने बाकी दोस्तों से करीब 15 दिन पहले क्लास 10th का पढ़ने स्टार्ट करने में मैंने कुछ मैथ्स करी थी, कुछ साइंस करी थी, और इसका मुझे पहले ही यूनिट टेस्ट में फ़ायदा हुआ था। तो अर्ली स्टार्ट करना मेरे हिसाब से, जिसको सही टाइम पे नॉलेज मिल जाती है, तो करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टार्ट में आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपका अर्ली स्टार्ट कहलाएगा, क्योंकि इस समय आप घर पे हैं और बाकी लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कंसिस्टेंसी। तो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। वेल बिगन इज़ हाफ डन का क्या मतलब है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपने अपना आधा काम कर चुके हैं। ये पॉजिटिव भी है क्योंकि आप अपना आधा काम कर चुके हैं, ये नेगेटिव भी है क्योंकि आपका आधा काम बचा है। तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप जब भी स्टार्ट करें, भले ही आप लेट स्टार्ट करें, आपको रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट। अब इस कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब लगातार एफर्ट करना, लगातार हार्ड वर्क करना और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना होना। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इंटेलिजेंस, स्किल्स वगैरह के साथ कंसिस्टेंट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो आपको अपने गोल से भटकने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तीसरी मैंने पॉइंट लिखा है सेल्फ नोट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने खुद के साथ भी अपनाया था और मुझे इसका 99% फ़ायदा हुआ है। सेल्फ नोट्स का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कोचिंग में भी जाते हैं, आप स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको करने हैं अपने हिसाब से पढ़ाई। अब ये कैसे करनी है इसके लिए मैं अपनी अलग वीडियो बनाऊंगा। सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, फ़िलहाल ये याद रखिए। अभी स्टार्टिंग में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेल्फ नोट अगर आप बनाएंगे तो वो किस लिए काम करेगा ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, तो ये आपको आइडिया देगा चैप्टर का। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको चैप्टर का आइडिया देगा। आपको पूरा चैप्टर शुरुआत से लेकर एंड तक अपने हाथों से लिखना होगा, और उस लिखने में जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो नॉलेज ना आपको कोई टीचर दे सकता है, ना आपको कोई बुक दे सकती है। आप अपने नोट्स खुद लिखेंगे, खुद इधर उधर से चीज़ें देखेंगे। जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो उस नोट्स के अंदर लिखा है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये फ़ायदा होता है बोर्ड्स में। जब आपका साल ख़त्म होता है, आप बोर्ड्स देते हैं तो आपको एक चीज़ पर स्टिक रहना होता है।
अब आपको वो पता नहीं होगा कि मैं स्कूल के नोट्स पे स्टिक रहा हूँ, मैं आप अपनी बुक पे स्टिक रहा हूँ, आप अपने कोचिंग पे स्टिक रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं स्टिक रहना। आपको बोर्ड्स के लिए सिर्फ अपने नोट्स पर स्टिक रहना है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं ये तो बड़ा ही डिटेल्ड आइडिया मैं आपको ये सब बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, या फिर थोड़ी देर में मैं वीडियो निकालूँगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन सेल्फ़ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को ज़रूर बनाने चाहिए सेल्फ़ नोट्स। इसका मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरा स्कोर इसकी वजह से बहुत इंक्रीज़ हुआ है, खासकर साइंस में। आगे बढ़ते हैं, लीव बैड कंपनी। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, कोचिंग ख़त्म हो जाता है, बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, दोस्तों के साथ मज़े करते हैं। तो व्हाट इज़ कंपनी? कंपनी होते हैं हमारे आसपास के दोस्त, जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और खाना शेयर करते हैं वगैरह वगैरह सब। तो ये कंपनी है ना, ये बहुत इफ़ेक्ट डालती है अपने माइंडसेट पे, हमारे डेली शेड्यूल पे। तो मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि जब भी हमारी कंपनी अच्छी होती है तो हम अच्छे होते हैं, या फिर ऐसा समझते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारी कंपनी अच्छी है। तो कंपनी बहुत मैटर करती है, इसका रोल मैक्सिमम तो होता है, इतना तो होता है कि आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट करे। तो कंपनी, बुरी कंपनी छोड़नी है, अच्छे दोस्तों को ढूंढो जो आपको क्लास में 9 तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ बातचीत करने को कोशिश करो। आपको उसमें और अपने में डिफरेंस दिखेगा, और अगर आप साल के अंत तक उस डिफरेंस को दूर कर सके तो सच में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगला पॉइंट मैंने लिखा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं। तो क्या मतलब है 4-4 घंटे बर्बाद करने का? क्यों इतने पागल हैं? इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्या मिलता है इनसे? आपको क्या अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा? आप क्या बोर्ड एग्ज़ाम टॉप कर जाओगे? नहीं, एंटरटेनमेंट मिलता है हमें तो सुकून मिलता है। 4 घंटे लेट गए सोफे पे और फेसबुक चलाया मस्त, क्या होगा इससे? तो यही याद रखना है कि इन सब चीज़ों को करने की एक लिमिट होती है। इनको करना तो कर सकते हैं, मतलब मैं मना नहीं कर रहा, 10th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि सोशल मीडिया को छोड़ना, आगे तो बन जाता है, पर सोशल मीडिया करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कर सकते हो, टाइम पास करना है अपना, बांधो 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं इसको मना नहीं कर रहा बिल्कुल। तो सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस ही रखता है, इसको इम्पोर्टेंस मत दिया करो कभी। सोशल मीडिया में आपको फ़ायदा है, कभी आपका स्कूल का ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आप चीज़ें ढंग की भेज रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया है, मैं कभी उसे मना नहीं करता। लेकिन ये फालतू की चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, ये मुझे बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं लगती, इनमें कुछ फ़ायदा है ही नहीं, तो क्यों करना है। अगला मैंने लिखा है ऑनलाइन वर्सेस आउटडोर गेम्स। तो ऑनलाइन में आजकल तो सबसे फेमस पबजी है, पबजी सब ने खेला हुआ है, मैंने खुद ने खेला हुआ है, और आउटडोर गेम्स तो सब खेलते हैं, भले आजकल कम हो गए पर लोग खेलते हैं। तो आउटडोर गेम्स तो मैं कहूँगा मस्ट है, आपको ज़रूर खेलने चाहिए। आप टाइम निकालिए, 2 दिन में निकालिए, 3 दिन में निकालिए, चाहे रोज़ भी खेलिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आपको फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए, आप वॉलीबॉल आता है वॉलीबॉल खेलिए, बास्केटबॉल आता है बास्केटबॉल खेलिए, जो भी आउटडोर गेम आप खेल सकते हैं खेलिए, पर उसकी भी लिमिट तय कीजिए। ये नहीं कि ग्राउंड में चले गए फिर 5 घंटे बाद है, पढ़ाई वढ़ाई सब गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है ये चीज़ें, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, और मेरा स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे क्लास 10th में 98% थे, ये मैं बता देता हूँ आपको, तभी आप सोचोगे कौन बता रहा है हमें। मेरे क्लास 9th में इससे थोड़ा कम था स्कोर, मैंने क्लास 10th में थोड़ी मेहनत करी, वही मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको सही नॉलेज देना चाह रहा हूँ। तो टिप्स नंबर 2 में आखिरी मैंने चीज़ें बताई आपको, स्लीप। तो स्लीप बहुत मैटर करती है। आप जब स्लीप करते हैं तो आप अपनी टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे स्लीप का टाइम पूछे तो मैं उसे एक ही राय देता हूँ कि स्लीप तो सब कहते हैं कि 7 to 8 आवर्स इज़ मिनिमम। मैं भी यही कहूँगा कि मिनिमम से मिनिमम आपको 7 आवर तो सोना ही चाहिए। मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ। अब लास्ट में जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं
तो तब आपकी मर्ज़ी, आपने कम पढ़ा हुआ है तो आप 5 घंटे भी सोएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो आप 7 घंटे की नींद लेंगे आप अगर कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आखिरी की रात में बैठे तो आप पूरी रात भी जागेंगे। पर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो 7 आवर्स स्लीप इज़ रिक्वायर्ड, इससे कम नहीं होना चाहिए। 7 घंटे आप मेन जो स्लीपिंग टाइम रेस्ट का टाइम होता है वो होता है रात को 11 बजे से सुबह की 6 बजे तक। रात को 11 बजे से सुबह की 6 बजे तक, या फिर 10 बजे से 5 बजे तक, ये 2 टाइम है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आप अगर लेट उल जलूल काम कर रहे हैं तो इससे तो कुछ होने वाले नहीं। यानी कि रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने 7 घंटे की नींद ले ली, 11 बजे उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने तो 7 घंटे की नींद ले नहीं। कंसिस्टेंट होना चाहिए हमें अपने एफर्ट में। तो ठीक है, स्लीप का मैंने आपको टाइम भी बता दिया, ड्यूरेशन भी बता दिया। अब आते हैं टिप नंबर आगे जो मैंने लिखा है। अब आती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमें चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश तो करते हैं पर हमसे हो नहीं पाता, तो फिर हम सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढते हैं। तो मैं आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, खासकर मैं क्लास ले लेते हैं मैं आपको बताता हूँ सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है। मैं मोटिवेशन के लिए बिल्कुल मना नहीं करता। फर्स्ट मैंने हैशटैग में लिखा, देखिए रिज़ल्ट्स। तो क्या होता है, आप 9 तक तो अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे थे, अब आप दे रहे हैं CBSE बोर्ड क्लास 10th। इस एग्ज़ाम में 10 लाख बच्चे बैठेंगे, उनमें 10 लाख में कुल कम से कम 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 90% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं, और 97% जो मैंने आपको इस वीडियो का टाइटल रखा है तो उस पर तो करीब 1% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। अगर उस 1% बच्चे में आना है तो जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए, मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है रिज़ल्ट्स। तो रिज़ल्ट आपका मोटिवेशन कैसे हो सकता है ये मुझे बताने दीजिए। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ये सोचकर कि मुझे बोर्ड्स देने हैं। तो बोर्ड्स देने में आपका क्या खास है, आप बस उस दिन को याद रखिए जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा। मान लीजिए आपकी एक तारीख है 5 मई, 5th ऑफ मई, इस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। आप ये मान लीजिए 5th मई को मेरा रिज़ल्ट आएगा अगले साल। अब इस दिन क्या होगा, इस दिन आपकी अखबार में फ़ोटो आएगी अगर आपका अच्छा स्कोर रहा। इस दिन आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, इस दिन आपके दोस्त बहुत खुश होंगे। अगर दोस्त के मार्क्स कम आए, आपके ज़्यादा हैं तो आप और खुश होंगे। अगर दोस्त के ज़्यादा हैं अपने कम आए तो आप थोड़े दुखी होंगे। तो इस तारीख को याद रखिए। तो डेट ऑफ रिज़ल्ट, या फिर कह सकते हैं रिज़ल्ट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आप बस ये याद करिए कि जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मेरी खुशी कैसे होगी। आप देखिए जो CBSE टॉपर्स होते हैं, क्लास 10th में जो CBSE टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू देखे कीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है मोटिवेशन इनसाइड। हमें कोई बाहर आउटसाइड सोर्स ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अरे मोटिवेशन तो अपने अंदर है। मोटिवेशन से भी ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, इंस्पिरेशन। तो मोटिवेशन शुड बी इनसाइड अस, हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट है, आपको अपने अच्छा स्कोर करना है तो मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। इसके आगे भी अगर नहीं है तो मैंने आगे सम वीडियोस लिखे। अगर आपको सम वीडियो देखने, यूट्यूब सब चलाते होंगे आप, मेरी वीडियो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अलख पांडे को सब आप जानते होंगे, फिज़िक्स वाला, गॉड ऑफ कंसेप्ट जिसे मैं कहता हूँ। आगे हैं संदीप माहेश्वरी, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। थर्ड मैंने लिखा अमन दत्तरवाल, ये भैया भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, तो इनकी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। आगे है वॉच इंटरव्यू ऑफ CBSE टॉपर्स। CBSE टॉपर्स के 4-5 वीडियो हैं यूट्यूब पर, उसे आप देखिए, वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी कैसी रिपोर्टिंग होती है, आप उन्हें समझिए और अगर सोचिए वो एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो तो आपका दिन कितना बढ़िया होगा वो। बस यही है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा डिसाइड योर मिशन नाउ। अगर आपका मिशन डिसाइडेड है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको NDA में जाना है, आपको कोई IAS बनना है, तो मोटिवेशन वही है आपका। आपको कुछ ही यूट्यूब की वीडियो की ज़रूरत नहीं, आपका मोटिवेशन वही है, आपका मिशन। तो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन का मैंने आपको बता दिया। अब मेरी लास्ट की चीज़ें सुन लीजिए ज़रा।
एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि बी द बेस्ट। तो अगर आप स्कोर कर लेते हैं 97% प्लस, आप आ गए टॉप 1 कैटेगरी में, हो गए बेस्ट। तो कैसे करना है ये तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा चैनल ही इसलिए है क्लास 10th के बच्चों के लिए या फिर 11th या 12th के लिए, मैं उनको सब चीज़ें शेयर करूँगा। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे मैं अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। सब्जेक्ट वाइज आपको टिप्स दूंगा, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी बुक्स की, उसे जाकर ज़रूर देखिए। तीसरी पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। अगर आपका रिजल्ट बेकार है कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो। आपके प्री बोर्ड ख़राब है कोई बात नहीं, आपकी यूनिट टेस्ट ख़राब है कोई बात नहीं, आप अपने फाइनल पे ध्यान दीजिए। उसकी वजह से आपको अपना फाइनल ख़राब मत कीजिए। आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए। आपको सिर्फ आगे देखना है। आपके 9th की मार्कशीट कोई नहीं पूछेगा, आपको आपके यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट कोई नहीं पूछेगा। आपके चाचा पूछते हैं आपको यूनिट टेस्ट में कितना रिज़ल्ट आया, पूछते होंगे, लेकिन बाद में आपको कोई नहीं पूछता होगा। तो चौथा मैंने लिखा है 10th 10वीं फोड़ना है। तो 10वीं एक नई क्लास आई है आपके सामने, इसे फोड़ना है। 10वीं को फोड़ना है। जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। तो क्लास 10th 11th 12th की हम सारी चीज़ें डालते रहेंगे और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।